हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 विद बेसिक्स कर लिया था। 6.2 के अंदर 10 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। आज हम थियोरेटिकल क्वेश्चन यानी वर्डिंग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। 6.2 के अंदर मेन क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ। आज क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 इतने जो क्वेश्चन है ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इसके पहले हमने किया वहाँ डायरेक्ट एक इक्वेशन दिया होता था और उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लाते थे। अब आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना है। उसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में दिया होगा, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन के बारे में हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, फैमिली ऑफ लाइंस, ऐसे कंसेप्ट जो ज्योमेट्री के होते हैं उनके बारे में हो। और उसके जो गिवन डेटा के हिसाब से आप एक इक्वेशन बनाओगे। इसके लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए कोनिक सेक्शन के, यानी पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब। ठीक है, नहीं आते होंगे तो 11th का कंसेप्ट जरूर रिवाइज करो। मैंने 11th के वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहां से जाके देख के अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। और बाय द वे मैं जो अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट पूछा होगा ज्योमेट्री का, उसका मैं बेसिक्स आपको बताते रहूंगा और क्वेश्चन साथ में सॉल्व कराऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर समझो क्वेश्चन बाद में घुमा के आ गया, कुछ चेंज करके आ गया और उसका इक्वेशन आपको बनाने नहीं आया, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बना पाओगे। इसलिए जो 11th का बेसिक्स था वो देखना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6.2, ये जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है of family of lines having intercept A and B on the coordinate axis। यानी कि लाइंस है जिनका इंटरसेप्ट A और B है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली। डायग्राम अगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन यहाँ पर होता है एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर कोई एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट है, हैविंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ एक्स एक्सिस पर जो होगा उसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ऐसी जितनी भी लाइंस होगी उनकी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो कैसे करेंगे, देखो अभी समझो ये स्ट्रेट लाइन है जिसके एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो क्या आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आएगा? 11th का कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन विथ इंटरसेप्ट, विथ एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी। अभी देखो क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके नहीं दिया हुआ है, बट वहां पर रेस्पेक्टिवली दिया ना, रेस्पेक्टिवली मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर देखो हमको पता है कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, याद आ रहा है, y = mx + c। फिर 2 पॉइंट फॉर्म होता है। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होता है कि x/a + y/b = 1। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। ऐसे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y = mx + c। फिर 2 पॉइंट्स होता है ना, y - y1/y1 - y2 = x - x1/x1। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं। जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ स्लोप नहीं दिया था, अगर स्लोप दिया होता और इंटरसेप्ट तो ये इक्वेशन यूज करते। अगर कोई 2 पॉइंट पता होता तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते। यहाँ पर हमें 2 इंटरसेप्ट पता है, ये ए और बी, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये। तो ये जो है ये बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आगे इसके पहले जो हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन, उसके जैसा ही है। अब यहाँ से सब कुछ सेम है, पहले जो किया था वही करना है। अलग क्या है, सिर्फ इतना अलग है कि आपको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन थियोरेटिकल दिया था कि कोई एक स्ट्रेट लाइन की फैमिली है जिसका इंटरसेप्ट ए और बी है रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। समझ में आया, बहुत इजी है। अब इसको आप करते जाओ। यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी। तो ए और बी को एलिमिनेट करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करके
हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन लाना डी वाई और डी एक्स के फॉर्म में। कैसे करोगे? तो चलो चालू कर देते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पिछले लेक्चर्स में जो किया था वही करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स अपॉन ए, तो याद रखो अगर समझो कि 5x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 5, x के साथ जो है वही आता है, x हट जाता है, तो x अपॉन ए है, यानी कि एक्चुअल में ये 1 अपॉन ए इंटू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो x हट जाएगा, 1 अपॉन ए आ गया, 1 अपॉन ए। सिमिलरली y अपॉन बी है, तो y के साथ 1 अपॉन बी है, तो 1 अपॉन बी आएगा, लेकिन ये x होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, y तो फंक्शन ऑफ x है, तो y के लिए अगेन डेरिवेटिव करके dy बाई डी एक्स लाना, और ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। कैसे किया फिर से देखो, इसको डिफरेंशिएट किया, x अपॉन ए क्या था, x यहाँ पर x अपॉन ए था, x को बाहर रखो 1 अपॉन ए इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना तो कैसे करोगे, ये x हट जाएगा, 1 अपॉन ए आगे। वैसे ही y अपॉन बी है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बी इंटू वाई, तो 1 अपॉन बी इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन बी आएगा, और y के लिए डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करने का। ओके, इज इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे, मुझे डी वाई बाई डी एक्स लाना है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है। तो अब क्या करोगे, देखो एक बार आपने डेरिवेटिव ले लिया है, कितनी बार डेरिवेटिव ले सकते हो, यहाँ पर दो कांस्टेंट है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ए कांस्टेंट है, एक बी कांस्टेंट है, तो याद है ना लास्ट लेक्चर की 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार कर दिया और एक बार करोगे, बट डिफरेंशिएट करने के पहले इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे करें, सारे के सारे कांस्टेंट को एक साइड लेके जाते, ये 1 अपॉन ए है उसको इस तरफ लाओ तो -1 अपॉन ए, ये 1 अपॉन बी को उधर लेके जाओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बी यहाँ गया तो बी 1 जा बी अपॉन ए, तो ये आ चुका है। मैंने क्या किया कि जो कांस्टेंट थे सबको एक साइड में लेके आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे एक ही चांस है डेरिवेटिव लेने का, तो मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट को एक साइड लेके जाऊंगा और फिर डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने वापस से इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरा कांस्टेंट है देखो माइनस बी अपॉन ए, बी और ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये जो आपको मिल गया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही छोटा सा आया, हो गया, बस इतना ही करना था। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये इक्वेशन बनाना मेन है, ये थोड़ा सा लिखने का खुद से जरूरी नहीं कि मैंने जितना लिखा है उतना ही लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस, बट उसके पहले कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में दिया वो तो लिख दो, कॉपी करना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कॉपी कर देने का, ठीक है, थोड़ा भरा भरा लगेगा, मार्क्स ये ना फुल। ओके, उसके बाद जो भी आपको ज्योमेट्री, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, तो ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज हो गया। अगर यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट नहीं थे कि 2 पॉइंट होता, सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो इसको x1 y1 x2 y2 लेके कर सकते थे, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता तो ये करते थे। तो स्ट्रेट लाइन में आपको सब कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, इसको कॉपी करो और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, देखो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री यहाँ से आप x और y एक्सिस समझो, इस तरह से x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, यहाँ से यहाँ पर क्या करो, पैराबोला, देखो एक्चुअल पैराबोला ये होता है, यहाँ से जाता है टच करके। ओके, ये जो पैराबोला होता है इसका एक्सिस x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद आ रहा है। अगर पैराबोला इस तरह से जाए, यहाँ से ऐसे जाए टच करके, तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। लेकिन समझो कि अगर पैराबोला ऐसे है, ऐसे, ओके, इसका एक्सिस y एक्सिस है, समझ में आ रहा है, ऐसे है, तो उसका जो इक्वेशन समझो, मैं यहाँ से बना देता हूँ इस तरह से, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अगर पैराबोला नीचे की तरफ है इस तरह से, तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4by। समझ में आ रहा है, फुल बन गया। कंसेप्ट था, नहीं समझा होगा रिपीट करके देखो, मैंने 4 पैराबोला बताया, पैराबोला 4 होते। एक तो ये बेसिक पैराबोला था, स्टैंडर्ड पैराबोला, ये क्या होता है, इसका x एक्सिस है, ये y को टच कर रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका x एक्सिस है। और अगर वही पैराबोला जो है यहाँ से देखो, ये जो पैराबोला इस तरफ है तो ये पॉजिटिव होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला अगर घूम के ऐसे हो जाए इस तरफ, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x। अगर समझो हमारा पैराबोला इस तरह से ये वाला है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये y एक्सिस है और ये x को टच कर रहा है, तो जिसको टच करता है वो लेने का x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4by, b कांस्टेंट है। अगर ये पैराबोला ऐसे आ जाए ऐसे, तो इसका एक्सिस y एक्सिस है, बट टच किसको कर रहा है, x को, तो x स्क्वायर इक्वल टू नीचे है ना, निगेटिव डायरेक्शन, -4by।
यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। अगर वो y को टच कर रहा है ये और ये, तो वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर। अगर ये और ये है x को टच कर रहा है तो x स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? इसको मिटा के वापस से बेसिक जितनी जरूरत है उतना ही बताता हूँ। कंफ्यूज हो गए आप लोग, अच्छे से देखा होगा तो समझा होगा। अगर पूरा कंसेप्ट नहीं आता तो मैं यहाँ पर पैराबोला नहीं सिखाते बैठने वाला, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लो बेटा। अब यहाँ पर मैं वापस से आपको बताता हूँ पैराबोला का कंसेप्ट जो हमें ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर पैराबोला एक्चुअल में ये होता है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला हम ले रहे हैं जो टच करके जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका जो ये पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला, इसका एक्सिस एक्स है और इसको टच करके जा रहा है। यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, हर एक पैराबोला का एक फोकस होता है एस ए कॉमा 0। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो डार्क कर रहा हूँ, ये ए होता है, ए। ओके, और इसको फोकस बोलते हैं। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है बिकॉज ये एक्स एक्सिस पर है। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये +2a, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये -2a। तो ये 2a और 2a मिलके 4a। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम, इसका लेंथ होता है 4a। लैटस रेक्टम का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पैराबोला के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलो अभी आपको मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a। यानी जितने भी इस तरह के पैराबोला हैं जिनका लैटस रेक्टम 4a है, ये जो लैटस रेक्टम है वो तो 4a होना ही चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर a की वैल्यू समझो 2 है तो 4 2 8, इसका लेंथ 8 हो गया। अगर a की वैल्यू 3 है तो 4 3 12। ओके, उसका फॉर्मूला होता है 4a लैटस रेक्टम का। एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पैराबोला है इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। यानी कि समझो कि ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसको पैरेलल और एक एक्सिस है। ओके, इस पैरेलल एक्सिस से ये पैराबोला जा रहा है। ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला वो ये है, बट हमारा जो पैराबोला है जो क्वेश्चन में दिया वो क्या है कि इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है उसको पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, वो इस पैराबोला का एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया। ओके, अब ये हो सकता है यहाँ पर टच करके जाए या टच करके नहीं जाए, ऐसे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? वही ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो इसका ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया। पहले ओरिजिन 0,0 पे था, अब ये यहाँ पर h,k पे हो गया। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके पैराबोला में कंसेप्ट है कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया पैराबोला को, ये ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो ये जो पैराबोला होता है इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला। लेकिन जब ये एक्स एक्सिस को पैरेलल कोई दूसरी लाइन है और इसका जो ओरिजिन है y को टच कर रहा है या नहीं पता नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल में ये जो y² = 4ax है, यहाँ इसका भी होगा y² = 4ax। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये y है, y यहाँ पर जो y है, y का कोऑर्डिनेट k है, तो मैं ये y की जगह पर y - k कर दूंगा स्क्वायर, और 4a ये जो x है, x जो शिफ्ट हुआ h है, तो x की जगह पर x - h कर दूंगा। तो ये तरीका है ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा जो क्वेश्चन है जो पैराबोला दिया है, इसमें जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस नहीं है, जो हमारा पैराबोला है वो कहीं और है, बट वो ऐसे एक्सिस पर है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमारा अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो ये इक्वेशन यूज करते y² = 4ax, बट कोई और पैराबोला इसलिए हम उसमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन h,k लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग, आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस तरह से लिखोगे डायरेक्ट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन जो टेक्स्ट बुक में जो लाइन है ना क्वेश्चन की वही लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, उसका लैटिस रेक्टम कितना है 4a, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हमने निकाला क्या होगा, y - k ² = 4ax - h।
कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई, नहीं समझा तो रिपीट करके देखो वीडियो। ज्योमेट्री यहाँ इंक्लूड है, 11th का कंसेप्ट आना चाहिए, पैराबोला हाइपरबोला सब, ये पैराबोला के सब कंसेप्ट है। अब इक्वेशन आ गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहले जैसा करना है, क्या करोगे, यहाँ पर कितने कांस्टेंट है वो भी देखो। यहाँ पर एक k जो है ये कांस्टेंट है आर्बिट्री, और h कांस्टेंट है। यहाँ पर हमें a भी दिख रहा है, बट ये जो a है एक्चुअल में 4a के साथ है, और ये 4a वैल्यू फिक्स है, एक फिक्स वैल्यू है 4a जो लैटिस रेक्टम का लेंथ है। तो इसको काउंट मत करो आर्बिट्री कांस्टेंट में। जो इसका ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है ये बदलेगा, ये जो है h कॉमा के यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, ये कहीं भी हो सकता है h कॉमा के। ओके, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो h और k को ले रहे हैं, और वेरिएबल x और y को ले रहे हैं। ये जो 4a हर बार फिक्स रहेगा, ये जो लैटिस रेक्टम है कहीं पर भी लेके जाओ 4a रहेगा उसका लेंथ। तो अब देखो आगे करते हैं, यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हमको दिख रहे हैं, k और h, दो बार डिफरेंशिएट करोगे। चलो शुरू हो जाते हैं डिफरेंशिएटिंग। पहली बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा देखो, ये x रेज टू n टाइप है, x रेज टू n, तो क्या होगा, n आगे आता है, 2 आगे आ गया 2, y माइनस के और रेज टू 2 माइनस 1 1, लेकिन यहाँ y माइनस के का अगेन डेरिवेटिव होगा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और k माइनस के का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, इज इक्वल टू 4a को 4a रखोगे, जो x माइनस h है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस h का 0, तो माइनस 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या आया, 4a इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 आया। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, 2 यहाँ 4 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा, ये 2 देखो यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया, 4a अपॉन 2, तो ये 2a, 1 इंटू 4a 4a, 2 से डिवाइड किया तो 2a आ गया। अब ये आ चुका है, यहाँ पर इसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन, एक मिनट, इसको एक इक्वेशन 1 इसको रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको रखते हैं। अब हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, ओके, और एक बार डिफरेंशिएट कर दे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखना 2 बार कर रहे हैं, 2 बार क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है k और h। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो अब यहाँ पर ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, u इंटू वी है, और डेरिवेटिव लेना है लेफ्ट साइड में। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, u क्या है, y माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, फिर प्लस, फिर dy बाई डी एक्स इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और माइनस के कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, तो u इंटू वी कर दिया डेरिवेटिव फार्मूला, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2a, ये कांस्टेंट ही है वैसे भी a, तो ये 0 आया। ठीक है, यहाँ पर k a और h सब कांस्टेंट है, 4a फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट ही है, बट आर्बिट्री कांस्टेंट हम k और h को समझ रहे हैं। तो ये वैसे 4a भी कांस्टेंट ही था, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 2a का a कांस्टेंट है। अब यहाँ पर k बच गया, मुझे k हटाना है, तो ये जो है ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ऐसा आपने पहले भी किया था, y माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। पर समझो ये प्लस को हटा के मैं इक्वल करता हूँ, और ये पूरा टर्म उस तरफ चला गया 0 के पास, तो ये माइनस हो गया। तो और सिंप्लीफाई हो गया, इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ जो k है उसको हटाना है, तो k हटाने के लिए देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से 3 को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2, ध्यान से देखना, ये जो थर्ड इक्वेशन है क्या है, ये y माइनस के को हटाने के लिए सब कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, इसको 2 से, y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस के, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है डिवाइड करने वाला, और इसको डिवाइड करो, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इससे 2a से, ओके, ये जो 2a है इससे डिवाइड करते, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर y माइनस के और y माइनस के कट हो गया, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है ना, ये 2a इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स a इज इक्वल टू, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ जाएगा, ये माइनस है, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आया तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, और एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्यूब हो गया। और अब आगे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो आगे
ये देखो ये जो यहाँ पर इक्वल के बाद हमेशा जीरो आना चाहिए, तो 2a ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो प्लस dy अपॉन डी एक्स द होल क्यूब और इज इक्वल टू जीरो। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनाओगे इक्वल के बाद जीरो होना चाहिए। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट में आप लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे करना है बच्चों, यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए पैराबोला का। अगर आप ये ड्राइंग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, रफ में करोगे, यहाँ ड्राइंग नहीं बोला गया करने, आपको कैसे भी करके इक्वेशन लाना है, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, ये रफ में समझना है आपको कंसेप्ट। और पैराबोला का पूरा कंसेप्ट आप समझ लो, एक ही वीडियो में है, नीचे लिंक है, जरूर देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़। तो यहाँ से हमारा सम शुरू होता है, ये और ये आगे का पार्ट है। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। अब एलिप्स की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो अभी पैराबोला आपने देखा, एलिप्स और हाइपरबोला दो कंसेप्ट होता है बेटा। एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं ना, यहाँ पर एक अंडे की तरह अगर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, एक है ना एलिप्टिकल स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से, इसको एलिप्स बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये जो है ना, ये मेजर एक्सिस, इसको 2a बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये माइनर एक्सिस होता है, यहाँ से यहाँ तक 2b होता है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और जो ये एलिप्स होता है, इसका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, किसी भी एलिप्स का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए और बी, देखो यहाँ पर इतना जो डिस्टेंस होता है ना, ये बी होता है, ये टोटल 2b है, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। देखो ये b और ये b दोनों मिलके 2b, ये a और ये a दोनों मिलके 2a, इस तरह से होता है। ये a वैल्यू आपको पता चले क्या होता है, a और b। अच्छा, ये जो एलिप्स होता है, अगर समझो एक हाइपरबोला की बात करेंगे, हाइपरबोला अभी यहाँ पूछा नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हाफ पार्ट है ये घूम जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और ये जो हाफ पार्ट है ये भी घूम जाएगा इस तरह से। ओके, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं साथ में। तो ये जो होता है ना हाइपरबोला होता है इस तरह से, जो एलिप्स है ये ऐसे का ऐसे हो गया, और जो ऐसे था वो घूम के ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हाइपरबोला होता है इस तरह से और इस तरह से। इसका इक्वेशन क्या होता है हाइपरबोला का, ये प्लस की जगह माइनस करने का, तो हाइपरबोला का इक्वेशन। एलिप्स और हाइपरबोला का इक्वेशन सेम होता है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर देखो कुछ बातें हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो। गिवन दैट जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस, इसके माइनर एक्सिस का 2 गुना है। अभी मेजर एक्सिस क्या होता है, देखो 2 टाइम्स ए, मेजर एक्सिस क्या है 2 टाइम्स ए, तो ये मेजर एक्सिस क्या है 2a, और 2 टाइम्स 2 गुना किसका, माइनर एक्सिस है 2 टाइम्स b। सो क्या आ जाएगा एक्चुअल में, ये 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू 2b आ गया। ये कंडीशन आई सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट में ना ये जो a की जगह पर 2b रख दो, ये जो कंडीशन से आया a इज इक्वल टू 2b यहाँ रख दो। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन a क्या है 2b द होल स्क्वायर, क्योंकि ये a का स्क्वायर था ना, तो 2b का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो इक्वल टू 1। ये डायग्राम बनाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, ये समझने के लिए था। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस डायग्राम को पहले हम हटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह आ जाए। ये एलिप्स था, ओके, समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, ये रफ में करके देख सकते हो। अब ये जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, रुको मैं बताता हूँ क्या करने का। यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये 4b स्क्वायर है, इसको भी लाने के लिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ऐसे ही रखो, यहाँ प्लस है, 1 मिनट, हाँ प्लस, यहाँ पर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी कर दो। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4b स्क्वायर को सेम रखते हैं, ऊपर वाले को प्यार मोहब्बत से प्लस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, वो प्लस हो गए, नीचे 4b स्क्वायर है इक्वल टू 1। फ़ायदा क्या हुआ,
ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y², और ये जो 4b² डिवाइड था उस साइड जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4b² हो गया। क्या फ़ायदा हुआ, जो कांस्टेंट था वो एक तरफ हो गया और जो वेरिएबल्स थे वो एक तरफ हो गए। अब यहाँ पर करना क्या था, देखो यहाँ पर अब देखोगे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे, ए और बी, लेकिन ये जो कंडीशन दी थी उससे हमने ए को रिप्लेस कर दिया 2b से। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है एक्चुअल में एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई करके लिया, ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है। तो ये क्या था, ये तो एलिप्स का इक्वेशन था, और ये कंडीशन यहाँ हमने रख के उसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में लाया। अब इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई वेरिएबल है, बट जो बी है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पर, ओके, और ए तो है नहीं, पहले एलिमिनेट कर दिया। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार, और एक बार करोगे तो सीधे ये कांस्टेंट अलग से है, सीधे 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये x² का डेरिवेटिव 2 आ गया है तो 2x, 4y² का 2 आ गया है, 2 4 जा 8, y और 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन ये x नहीं है y है, तो y का वापस से डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। फिर ये 4b², 4 कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, b यानी वो एक्सिस जो माइनर एक्सिस का लेंथ है ना वो, तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 और 8 है तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, x 2 से डिवाइड किया तो 2 कट गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 4y और dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आ गया, क्या आया, x प्लस 4y dy/dx 0, इक्वल के बाद 0 आना चाहिए और यहाँ पर dy/dx आना चाहिए कहीं पर भी, तो ये आप लास्ट में लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हो गया है, चलो इसको कॉपी कर लो फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइंस 2x प्लस 3y प्लस 4। यहाँ पर देख लो क्या दिया है कि गिवन लाइन, एक लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन इज दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक लाइन दी है जो इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन, मतलब क्या कि ये एक समझो एक लाइन है कोई इस तरह से, तो ये जो लाइन है इस लाइन को जितनी भी लाइन पैरेलल्स होंगी, सपोज ये है या यहाँ पर है, जितनी भी लाइन इस मेन लाइन को पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल लाइन से, उनकी जो फैमिली है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लाओ। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू इट इज, ये जो लाइन है इसको जो पैरेलल लाइंस होगी उनका इक्वेशन क्या आएगा। तो देखो कभी भी याद रखो, जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती है उसका x और y पार्ट सेम रहता है, 2x प्लस 3y ये सेम रहेगा, सिर्फ ये कांस्टेंट बदलता है। समझ में आ रहा है, जैसे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो कभी भी याद रखो इस लाइन को, सपोज ये लाइन इस तरह से है, इस लाइन को कोई एक दूसरी लाइन पैरेलल है और ये है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस by, ये दोनों सेम रहेगा x और y पार्ट, ये c1 जो है ना वो चेंज हो जाएगा, पैरेलल लाइंस का कांस्टेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो गिवन लाइन था 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 था, तो इसको जो पैरेलल लाइन आएगी वो 2x और 3y सेम रहेगा, बस ये 4 था ना वो बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, बहुत सारी लाइन है ना, अलग अलग लाइन के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। तो हम एक कांस्टेंट k मान लेते हैं या a b c कुछ भी मान लो, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमें इक्वेशन मिल चुका है, करना क्या, फिर से देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी मिल गया है, यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है k। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा याद रखो ये जो x और y स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x करना होता है, और y जो है x का फंक्शन होता है, x और y को छोड़ के सारे कांस्टेंट होते हैं, ओके। तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस k का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, लिया ही नहीं, इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखो आया क्या कांस्टेंट k आ रहा है, नहीं k तो हट गया, कांस्टेंट हट गया, सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। बस थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो इसको, कैसे, 3 dy/dx, ये 2 पहले है ना, इसको यहाँ लिख दो प्लस 2, 2 यहाँ से आया तो प्लस का माइनस मत करो, क्योंकि इक्वल के उस साइड नहीं लेके जा रहे, इक्वल के उस साइड जब कोई जाता है तो प्लस का माइनस होता है, जब एक ही साइड में आप अदला बदली करोगे तो साइन नहीं चेंज होता है। तो ये कर दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आप यहाँ लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल
इक्वेशन हो गया, बस कितना छोटा था, फिफ्थ। समझ में आया? चलो इसको कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिक्स्थ वाला। क्या दिया है देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो पहले। क्या दिया है, फॉर्म फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट ए एच कॉमा के। यानी पर यहाँ पर देखोगे एक सर्कल है, ओके, सेंटर इसका जो पॉइंट है ए एच कॉमा के, एंड जो सर्कल्स है उसका रेडियस 9 है। ऐसे बहुत सारे सर्कल है समझो, उन सभी का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक सर्कल दिया है, यहाँ सेंटर पता नहीं है, सेंटर बदलता रहेगा, रेडियस 9 होगा। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड सर्कल अगर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब क्या, जिसका जो सेंटर है ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब इस तरह से यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। जो ये सेंटर है 0,0 होगा तो ये। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, ये जो सेंटर है वो h, के है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है समझो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये जो x है ना, x माइनस एच करते हैं, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो y माइनस के द होल स्क्वायर। ये सर्कल चैप्टर का बेसिक है। और ये आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल आर स्क्वायर, ये रेडियस होता है। बट रेडियस तो हमें दिया गया 9, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर आर स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 9 स्क्वायर 81 लिख दो, या तो इतना रखोगे तो भी चलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। जो हर एक क्वेश्चन में बेसिक इक्वेशन बनाना ये वो है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है सर्कल का, बट रेडियस पता है इसलिए रेडियस की जगह 9 रख दिया। अब आगे, अब ये तो आ गया। अब हमें कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो पहले कांस्टेंट देखो, यहाँ पर h और k दो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। शुरू हो जाओ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या ये डायग्राम बनाना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, डायग्राम समझने के लिए है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये x माइनस एच द होल स्क्वायर, तो x रेस टू n का जो फॉर्मूला था यूज करो, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच, फिर 2 माइनस 1 आया, फिर y माइनस के रेस टू 2 है, 2 आगे आया तो y माइनस के, यहाँ 2 माइनस 1 किया तो 1 आया। बट ये y माइनस के का वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, k का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ x था, x का डेरिवेटिव 1 होता है। जब भी y हो तो अगेन डेरिवेटिव लेना। इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यानी 81, ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये आ चुका है। अब सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ 2 और 2 दिख रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर दो, या तो ये 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज दो, 0.20 हो जाएगा, जो भी समझो करना है। अब ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये 1 था, ये 2 था। अब हमें क्या करना है, देखो h और k को एलिमिनेट करना है। अब हमने ट्राई तो किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, बट एलिमिनेट हुआ नहीं। कुछ तो ऐसे किया जाए जिससे ये h भी हट जाए, k भी हट जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर h और k दो कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो कर चुके थे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दूसरी बार अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, देखो ये x माइनस एच, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, माइनस एच का 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया पूरा 1, प्लस ये क्या आ गया y माइनस के, यहाँ देखो ये y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। क्या है, y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये u है और ये v है, u इंटू वी करना है हमें। चलो शुरू हो जाओ, u इंटू वी, तो u y माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आ गया। अभी प्लस, फिर ये v लेते हैं, u इंटू वी रूल आपको पता ही है। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस y माइनस के का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, माइनस के का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया u इंटू वी डेरिवेटिव करके हमने ये लाया, इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। तो यहाँ देखोगे अब जो 1 आ चुका है प्लस y माइनस के, ये अभी ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आगे क्या करना है। ये जल्दी से देखो, h यहाँ पर हट गया है बट अभी भी k है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। अब तो 2 बार डेरिवेटिव भी ले लिया, 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद एक ही कांस्टेंट हटा, दूसरा k अभी भी नहीं जा रहा है। तो आपको याद है ना, जुगाड़ करना पड़ता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ता है, या डिवाइड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको हटाना है। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना, कि यहाँ पर ये जो h हट गया है बट y माइनस के है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल दो y माइनस के की। तो ये y माइनस के की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना। तो जैसे ही y माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इक्वेशन 2 में रखोगे,
फिर ये x माइनस एच की वैल्यू आपको आ जाएगी, ये सब वहाँ भेज देना, तो x माइनस एच की वैल्यू आ गई। तो आपको एक बार y माइनस के की वैल्यू यहाँ मिलेगी, एक बार x माइनस एच की मिलेगी। वो दोनों वैल्यू उठा के जो इक्वेशन नंबर 1 था ना इसमें रख देना, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये 1 को उस साइड लेके जाते हैं। ये क्या है देखो, y माइनस के ओके इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो 1 है उस तरफ गया तो -1, ये dy बाई डी एक्स 2 बार है तो ये dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर है, ये प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे y माइनस के की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको मिटाते जगह बनाते, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको लेके जाओ, ये y माइनस के है ना, तो ये इंटू जो है ना ये पार्ट को इधर लाओ, मुझे y माइनस के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करूँ, देखो ये y माइनस के रह गया यहाँ पर अकेला, ये जो है यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पर देखो दोनों का माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर, ये आ गया ओके। और ये जो इंटू था ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई माइनस के। इक्वेशन नंबर देखो 1 हुआ था, 2 हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, यहाँ से इसको एक बॉक्स कर दो, इक्वेशन नंबर 3 ओके। ये y माइनस के का वैल्यू आया। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये y माइनस के यहाँ पर वैल्यू, अभी x माइनस एच की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये जो आंसर आया ना y माइनस के का, ये 2 में रख दो, ये जो 2 दिख रहा है यहाँ y माइनस के का आंसर रख दो, तो जिससे x माइनस एच का वैल्यू आएगा। फिर ये जो दोनों की वैल्यू यहाँ रख देना, आ जाएगा आंसर। चलो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 एकदम ध्यान से देखो, हाँ 2 इक्वेशन नंबर 2 देखो ये है x माइनस एच प्लस y माइनस के, y माइनस के क्या है देखो ये है पूरा, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, इस तरह से अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या आया, y माइनस के की वैल्यू आई। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, और इसके बाद क्या है 0 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मैंने ये सेम रखा, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के की जगह पर ये y माइनस के का आंसर रख दिया पूरा। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब x माइनस एच कैसे लाओगे, x माइनस एच को यहीं रखो और इस सबको वहाँ लेके जाओ, तो इज इक्वल टू, देखो ये प्लस माइनस माइनस टर्म है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये आया, ब्रैकेट कर दो, और इंटू एक डी वाई बाई डी एक्स है, और अपॉन में यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस था, उस साइड जाके प्लस हो गया, 0 हट गया, ये आगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अब ध्यान से देखना इक्वेशन नंबर, ये थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है बट है आसान, टेंशन मत लो। ये जो इक्वेशन नंबर 3 में किसका आंसर आया, y माइनस के का आंसर आया। देखो यहाँ पर ये जो y माइनस के है इसका आंसर आया 3 में, x माइनस एच का आंसर आया 4 में। दोनों इक्वेशन 3 और 4 में ये दोनों जो वैल्यू आई है ना उसको उठा के 1 में रख दो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 3 and 4। चलो रखो x माइनस एच द होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच क्या है देखो ये, इसका होल स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर ओके, ये एक साथ है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में ये थोड़ा सा लंबा दिखेगा, डरो मत, ये पूरा जो था ये x माइनस एच का स्क्वायर है, तो ये जो पूरा आया वो लिख दो, उसका स्क्वायर लिख दो। फिर क्या है देखो प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के, देखो ये पूरा लिख दो, क्या है -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर ओके, ये अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, y माइनस के का स्क्वायर, y माइनस के की जो ये वैल्यू है पूरे का स्क्वायर, और इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा यहाँ पर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या होता है 81। अब ये आ चुका है यहाँ पर, देखो अब ना तो h है ना तो k है, क्योंकि ये जो x माइनस एच और y माइनस के था उन दोनों की वैल्यू यहाँ रख के सब्स्टिट्यूट किया। बट इतना बड़ा सॉल्यूशन आएगा क्या, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आगे यहाँ पर देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ थोड़ा जगह है। चलो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ये दोनों का बेस देखो, ये स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, यहाँ भी स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ भी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, ये जो बेस है उसका स्क्वायर भी है,
तो दोनों को एक साथ प्लस करोगे तो दोनों न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक साथ आ जाएगा और उसको वहाँ लेके जाओगे तो 81 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ये स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको चाहिए तो अलग से ब्रैकेट दे दो ऐसे। देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, उसका भी स्क्वायर, और फिर जो ये dy बाई डी एक्स है इसका स्क्वायर। समझे? ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, फिर प्लस किया जाए। देखो अब ये जो ये था इसका स्क्वायर और इसका, ये स्क्वायर दोनों का आया, फिर प्लस। यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये जो बचा है ना 1 प्लस, ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है। देखो इस पूरे का स्क्वायर है। अब है ना, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था। देखो ये स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर के लिए भी है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। चाहिए तो मैं एक साथ लिख देता हूँ दोनों का एक ही, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन पूरे का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये और ये, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये प्लस है, दोनों सेम डिनोमिनेटर है, हो गया। यहाँ पर इक्वल के बाद 81 है, इक्वल के बाद क्या है? 81 है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है देखो कॉमन है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस, देखो इसमें से ये कॉमन आया तो ये बच गया, और ये पूरा कॉमन आया तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच गया। और ये वाला जो पोर्शन है वो इक्वल के उस साइड भेजो तो वहाँ पर 81 है, ये वहाँ गया तो क्या आ गया? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ओके, दिख रहा है क्या कैमरे में? आपको लाइट आ रही है? चलो दिख रहा है बराबर, ठीक है। ओके, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है, पूरा बोर्ड यूटिलाइज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा यहाँ लाइट है ना, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ये देखो ये दोनों को देखोगे तो ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर है और ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर है, बट इसका स्क्वायर है। देखो मतलब कैसा मालूम है? ये ऐसा है कि ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है और ये x है। समझ में आ रहा है? ये देखो ये पूरा ब्रैकेट समझो x है और ये पूरा ब्रैकेट x और उसका स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और ये x का पावर 1 तो एक्स क्यूब आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखो ये कंसेप्ट यूज़ करते क्या है, ये दोनों सेम है, ये 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस है, डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर है, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर है, बट ये पूरे का स्क्वायर और ये पूरे का पावर 1 है, तो ये दोनों सेम है, तो उसको एक बार लिखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और इसका जो पावर है देखना, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, ये दोनों सेम होने की वजह से पावर प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3। ओके, फिर इक्वल, ये क्या है? 81, फिर ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और ये स्क्वायर यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरह से बॉक्स कर दो और फाइनली लिख दो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो काफ़ी लंबा सोल्यूशन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्यों इतना लंबा गया? क्योंकि यहाँ पर ये h और k दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया, दोनों बार में ये h और k हटे नहीं। h हट गया पहली बार में बट k नहीं हटा, तो मुझे क्या करना पड़ा? जो y माइनस k है उसके लिए मैंने एक वैल्यू निकाली, इसका वैल्यू यूज़ करके 2 नंबर में रख दिया y माइनस k, तो मुझे x माइनस h का वैल्यू मिल गया। फिर ये दोनों जो वैल्यू थी y माइनस k और x माइनस h, इनकी जो वैल्यू थी ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे थोड़ा दिखने में बड़ा दिखेगा, बट सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा। दिखने में बड़ा है बट एक बार ऐसे फॉर्मेट में याद रखो, सेक्शन में, कि पहले ये जो था इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार में जो y माइनस के की वैल्यू निकाला, इस y माइनस के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो x माइनस h आ जाएगा। फिर ये दोनों जो वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, फिर सिंप्लीफाई करो, अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, और फिर बाद में कॉपी करते बैठना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, 7th वाला लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको, हो जाएगा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। यानी कि आपको बेसिक तो मैंने बताया ही था कि पैराबोला क्या होता है, आपको पता ही है। स्टैंडर्ड पैराबोला होगा तो इस तरह से एक पैराबोला होता है जो टच करके जाता है वाई एक्सिस को, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगा और टच कर रहा है वाई एक्सिस को।
तो ये जो पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला इसका इक्वेशन जो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है क्या, नहीं। इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जिसका एक्सिस था ना वो एक्स एक्सिस को तो पैरेलल था, ऐसे हमने लिया था। पर यहाँ क्या बोला है, जो पैराबोला है उसका एक्सिस एक्स एक्सिस ही है। तो ये देखो इसका जो ये वर्टेक्स होता है 0,0 और यहाँ पर फोकस होता है एस a,0। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पैराबोला ऐसे है क्या, नहीं, कैसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उसका एक्सिस एक्स एक्सिस ही रहेगा, बट ये वर्टेक्स शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये वर्टेक्स शिफ्ट होगा, सपोज ये वर्टेक्स है एक्स एक्सिस पे, सपोज ये वर्टेक्स है, ये वाला पैराबोला है समझो। तो एट दिस टाइम इसके अंदर देखो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, बट ये x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सपोज x की वैल्यू है, हम लोग क्या लेते हैं पता है ना, इस समझो ये ओरिजिन अगर शिफ्ट करते हैं तो h, k लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा h, k, जो k वैल्यू है वो 0 ही रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर है, और ये वैल्यू h ले लो और k वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, क्यों ऐसे किया, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है वो उसका एक्सिस रहेगा सारे पैराबोला। देखो ये पैराबोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक का ये वर्टेक्स चेंज हो रहा है। ये h, k होता है, आपने पिछले इसमें देखा था ना कि ये जो पैराबोला था इस तरह से, इसको हमने लिया था h, k। तो यहाँ ये h, k है, बट k 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि x एक्सिस पर है। चलो करते इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है, x, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे आएगा, ये वाई स्क्वायर है, वाई को क्या करते हैं, अगर ये h, k है, ध्यान से देखना, ये जो इसका ये h, k है, तो y की जगह पर y माइनस k लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और ये जो x है x की जगह x माइनस h लेते हैं। तो ये इक्वेशन होता है, याद रखना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हुए, k और h, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार। अच्छा, यहाँ पर एक बात अलग है कि यहाँ पर दिया है कि एक्सिस ऑफ x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। जितने भी पैराबोला है उनके जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। देयरफॉर जो इसका y कोऑर्डिनेट है 0 होगा, k, ये जो k है ना ये 0 होगा। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 0 द होल स्क्वायर 4a x माइनस h। तो y माइनस 0 क्या हो गया, y स्क्वायर 4a x माइनस h आ गया। अभी ये हमारा इक्वेशन आया सिंप्लीफाइड वर्जन। ये मेन इक्वेशन था, उसको और भी सिंप्लीफाई किया, k की वैल्यू 0 रखे। k यानी क्या, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो ये y वाली वैल्यू 0 आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का अगेन dy बाई dx। 4a इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 4a का कांस्टेंट 0 मत ले लेना डेरिवेटिव, क्योंकि इसके साथ चिपका हुआ है। x का डेरिवेटिव 1 और h का डेरिवेटिव 0, h कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पर ये 2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ गया तो 4a इंटू 1 4a अपॉन 2, तो 2a हो गया। ऐसा क्वेश्चन देखो हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पर ये और भी सिंप्लीफाई करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, अब लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, देखो ये u इंटू वी है, इसको डिफरेंशिएट करो u इंटू वी, तो y फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस फिर dy बाई dx, फिर डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो 2a है कांस्टेंट है। a मतलब क्या था, यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है पैराबोला 4a का मतलब जो इसका फोकस होता है ना, सपोज ये इस तरह से कोई पैराबोला है, ये 0,0, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो फोकस होता है ना a,0, तो ये जो लेंथ होता है ये a होता है, या समझो ये वाला भी ये वर्टेक्स ये है, तो यहाँ पर इसका जो फोकस होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो a होगा। तो वो भी क्या होता है, एक पैराबोला के लिए कांस्टेंट होता है। तो 2a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। और सिंप्लीफाई करो, ये आ गया y d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये dy बाई dx 2 बार है, तो dy बाई dx 2 बार है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कहीं पर कुछ कांस्टेंट है, h, k, कुछ भी है नहीं है, ठीक है।
तो ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। लास्ट में आप लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही ये जो 6.2 है इसका पूरा थियोरेटिकल पार्ट भी आज खत्म हुआ। सो देखा स्टूडेंट, हमने धीरे धीरे 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर के साथ। अब आगे हम लोग 6.3 देखेंगे। 6.2 में आपने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता था। कोई एक इक्वेशन होता था, उसको डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब 6.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 6.3 में उल्टा है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना होगा। यानी कि समझो ये क्वेश्चन दिया होगा और इसको आप उल्टा इस तरह से ये करके ये क्वेश्चन लेके आओगे या ये लेके आओगे। समझ में आ रहा है कैसा था? यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन दिया था, उसको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन ला रहे थे 6.2 में। 6.3 में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और इसको सॉल्व करके उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आप आओगे और ये आंसर लाके दिखाओगे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर रहे थे 6.2 में। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। 6.3 जो अगला एक्सरसाइज है उसमें अप्रॉक्स 27 क्वेश्चंस है। काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है, हो सकता है मुझे 3 या 4 लेक्चर लग जाए उसको कंप्लीट करने, बट आराम से करूँगा। बच्चों को समझ में आना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में जाना नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, आपको सब कुछ सिखाएंगे। 6.3 होने के बाद आगे जो है फटाफट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज ओमिट भी है तो कोई टेंशन नहीं है। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया फिर लाइन एंड प्लेन एंड आपका सिलेबस खत्म। आप मेरे साथ सीख रहे हो ऐसा उम्मीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो बच्चे पीछे चल रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट कवर करो, जल्दी जल्दी आप आ जाओ, मैथ्स को फिनिश कर दो, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ध्यान देने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट अब तो भरोसा करो कि मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ। अभी भी बहुत सारे बच्चों को भरोसा नहीं है, अभी भी कमेंट में लिखते हैं कि सर सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, हमारा कब तक पूरा होगा। उनको पता ही नहीं कि हमने कितना करके रख दिया है। ओके, सेकंड लास्ट चैप्टर चालू है बेटा। जो लोग नए लोग जुड़े हैं तो सभी को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपने सभी ग्रुप्स में शेयर किया है अपने इस चैनल के लिंक को। बहुत सारे बच्चे नए नए रोज़ जुड़ रहे हैं, आपने जूनियर्स को भी शेयर किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका ही चैनल है बच्चों। इस चैनल पर पिछले 5 महीने से लगातार रोज़ आके मैं आपको पकाता हूँ। आप पकते हो या पढ़ते हो आपको ही पता होगा। कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे से आपको समझाऊँ। ओके, सारी चीज़ें आपको समझ में आए, भले ज़्यादा सवाल ना सिखाऊँ, कम सवाल सिखाऊँ, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो, स्पष्ट दिखे, आवाज़ अच्छी हो। हर एक चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चों तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँचते तो बुरा लगता है। हाँ भाई, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, तो आप बच्चों तक पहुँचाओ जैसे आप कर रहे हो। फटाफट 100 के होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने दो। बच्चों को फ़ायदा ही तो हो रहा है ना, किसी को नुकसान थोड़ी हो रहा है। जिसको मिल रहा है वो आपको लाख दुआएं देगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय नेक्स्ट लेक्चर में।